हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 3rd पॉइंट सॉल्व कर रहे थे, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कट हो गया था। ठीक है, फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। 3rd पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या था? 4x + 6y = 18। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा इक्वेशन क्या था? 2x + 3y = 9। ये इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, इसको हम लोग ने पिछली वीडियो में कर रहे थे, बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कट हो गया था। तो इस फिर से देख लेते हैं पॉइंट को रख के। पॉइंट तो उस वाले वीडियो में भी पॉइंट हमने रख लिया था, सिर्फ ग्राफ ही बनाना था। तो यहाँ से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए थे, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से फर्स्ट से क्या था? 4x + 6y = 18 था। ठीक है, तो हमने x बराबर 0 रखा। x 0 रखने पे तो 4x + 6y = 18। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखे थे? 0। तो 6y = क्या आया था? 18। तो 6y = 18, तो y बराबर 18/6 कैंसिल किए थे, कितना आया था? 3। y की वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो पॉइंट क्या मिला था हमें? 0,3 पॉइंट मिल गया था, 0,3। उसके बाद y = 0 रखे थे, तो y = 0 रखने पे तो इक्वेशन क्या था? 4x + 6y = 18। जहाँ y है वहाँ 0 रख देंगे, तो 4x 6 × 0 = 18। तो 4x = 18, x = 18/4 कैंसिल आउट करेंगे तो x = क्या हो जाएगा? 4.5। ठीक है, तो पॉइंट क्या मिल गया? जब y 0 रखे थे तो x मिला था 4.5। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिल गई थी। इनको जब हम सारणी में बनाए थे, x और y। ठीक है, तो x 0 रखे थे तो y कितना आया था? 3। ठीक है, और फिर y 0 रखे थे तो x कितना आया था? 4.5। यही पॉइंट हमें मिला था। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 को देखते हैं, समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 क्या था? 2x + 3y = 9। ठीक है, 2x + 3y = 9। तो एक बार x = 0 रखे थे, तो 2 × x में क्या रखेंगे? 0 + 3y = 9। 2 × 0 0 + 3y = 9। तो y = क्या आ जाएगा? 9/3 कैंसिल आउट करेंगे 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो पॉइंट क्या मिल गया? 0,3 फिर से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वैल्यू y = 0 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 0। तो 2x + 3 × 0 = 9। तो 2x = 9, तो x = 9/2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया? y 0 रखे थे तो x आया है 4.5। ये हमें पॉइंट मिल गया। फिर से इसको भी सारणी में बना लेते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक है, तो देखिए x 0 रखे थे तो y कितना आया था? 3। y जब 0 रखे थे तो x कितना आया था? 4.5। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो दोनों समीकरण 1 से समीकरण 2 से जो सारणी के पॉइंट आए हैं, दोनों क्या हैं? सेम है, समान है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर दोनों वैल्यू समान आ रही है तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को पहले एक जगह लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 से पॉइंट क्या था? समीकरण 1 से पॉइंट क्या आया था? इधर x इधर y था। ठीक है, x 0 किए थे तो y कितना आया था? 3। y 0 किए थे तो x कितना आया था? 4.5। समीकरण 1 से पॉइंट आए थे। समीकरण 2 से पॉइंट क्या आया है? ये x है, ये y है। x 0 रखने पे y 3, y 0 रखने पे x 4.5। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब इनको हम लोग ग्राफ पे निरूपण करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। ये x अक्ष है, ये x डैश।
ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं 0,0, क्योंकि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है 0,0। तो अब यहाँ पे पॉइंट को रख लेते हैं। तो x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4.5 तक है, मतलब 5 तक बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू उतनी ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। x 0 है तो y 4 कितना है, x 0 पे y 3, x 0 पे y 3 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। x 0 है तो y कितना है 3, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट x 4.5 है, 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच में यहाँ आएगा कहीं 4.5, तो y x 4.5 है तो y 0, मतलब पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 4.5, 0, ठीक है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट का था। समीकरण 2 से देखते हैं, x 0 है तो y 3, यहीं पे सेम पॉइंट मिल रहा है इसका भी, और 4.5 पे y 0 दूसरा पॉइंट भी यहीं मिल रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन के पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, इनको ऐसे हम मिला देते हैं। तो देख रहे हैं कि जो दोनों इक्वेशन है उनकी जो वैल्यू आई है दोनों इक्वेशन की, वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। पहला इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 9, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है 4x + 6y = 18, दूसरा इक्वेशन ये है 4x + 8y = 16, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दोनों जो रेखाओं के जो दोनों समीकरण थे उनके जो वैल्यू थे वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो इसके कैसे हल होंगे, तो देखिए इसको बोल सकते हैं आप कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख निरूपण में रेखाएं एक दूसरे के ऊपर को हम समपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती होते हैं तो उनके अनगिनत हल होते हैं, मतलब एक रेखाओं पे कई सारे पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है, कितने, अनलिमिटेड। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, अगर दो रेखा है, अगर एक ही लाइन पे पड़ रही है तो उसके कितने हल मिल सकते हैं, अनगिनत, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं नोट में। इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखीय निरूपण में रेखाएं हो तो उसके अनगिनत हल होंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अगर दो रेखाएं हैं वो एक ही पॉइंट एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक होंगे तो उनके कितने हल मिलेंगे, अनगिनत हल मिलेंगे, ठीक है, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेखीय निरूपण, ठीक है, आलेखीय निरूपण में रेखाएं हो तो उनको, अब यहाँ पे बोल सकते हैं निरूपण में रेखाएं, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, समपाती रेखाएं यहाँ पे नोट कर लिएगा, समपाती हो तो उसके अनगिनत हल मिलेंगे। समपाती को हम कहते हैं एक दूसरे के ऊपर
एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो हमें कंक्लूज़न यही मिला कि अगर हमने 3 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था, अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके कितने हल मिलेंगे, उनके एक हल मिलेंगे, जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि दो रेखाएं हैं अगर समांतर हैं, अगर पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके कितने हल मिलेंगे, तो उनके एक भी हल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका एक भी प्रतिच्छेदित बिंदु मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा जो एक दूसरे को कट करे, और समांतर रेखा की कोई भी लाइन एक दूसरे को कट करती भी नहीं है, तो उनके कोई भी हल नहीं मिलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई रेखा है, अगर उस पे एक ही रेखा पे, मतलब एक रेखा पे कई सारे पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब दो रेखा दिए, तीन रेखा दिए, जो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक हैं, जिसको आप समपाती भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके कितने हल मिलेंगे, तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, पहला होता है वन सोल्यूशन, दूसरा होता है नो सोल्यूशन, तीसरा होता है मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब हम ये जो जितने भी पॉइंट हमने पढ़ा उसको एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इन पॉइंट को नोट कर लेते हैं, तो इसको भी एक इक्वेशन बना के नोट कर लेते हैं। एक इक्वेशन बना के, जैसे एक हेडिंग बनाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हेडिंग बना लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। तो पहला जैसे इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिए हैं, तो आप इसको मान लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू या c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ a1 कॉमा b1, ठीक है, c1 कॉमा c2 कॉमा a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू क्या, r, मतलब वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करेंगे। ये e जो है इसको हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, एक टर्म आएगा बिलोंग्स टू या में पढ़ता है। ठीक है, ये हम लोग पहला चैप्टर जब समुच्चय पढ़ेंगे क्लास 11 का, तो उसमें ये पॉइंट आएगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, तथा a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो a1 a2 b1 b2 है, इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट को हम एक जगह नोट कर लेते हैं, एक सारणी में हम इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम एक सारणी में नोट कर लेते हैं। इधर एक पॉइंट बनाते हैं, अनुपातों में तुलना, ठीक है, अनुपातों में तुलना। ठीक है, एक पॉइंट इधर बनाते हैं, दूसरा लिखते हैं इधर आलेखीय निरूपण। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हलों की संख्या। ठीक है, इधर लिख लेते हैं समीकरण निकाय। ठीक है, इधर लिख लेते हैं समीकरण निकाय।
समीकरण निकाय। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, जब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या क्या होगी, अद्वितीय। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं एक हल, अद्वितीय हल या एक हल। ठीक है, अच्छा, समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत, जिसको अविरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी। क्या कहते हैं, अविरोधी। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इनके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल, एक हल। असंगत, इनको समीकरण निकाय का क्या नाम देंगे, संगत या अविरोधी। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड नंबर देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, बराबर हो जाएगा C1/C2 के, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। जिसके कितने, अगर रेखाएं समपाती हो गई तो कितने हल मिलेंगे, अनेक हल। ठीक है, जब रेखाएं समपाती हो गई तो हल कितने मिलेंगे, अनेक हल। मतलब एक दूसरे के जो रेखाएं उन्हीं के ऊपर सारी रेखाएं आ जा रही हैं, तभी ना सब बराबर होगा, अनेक हल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं संगत। ठीक है, संगत आश्रित। मतलब आश्रित क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, सब एक दूसरे के ऊपर एक है, इसको भी संगत कहते हैं। लेकिन संगत अविरोधी है, ये संगत आश्रित है। अविरोधी मतलब जो विरोध कर रही है, तभी ना इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई लाइन एक दूसरे को कट कर देगी। तो संगत अविरोधी, ये है क्या, संगत आश्रित, मतलब सारी रेखाएं एक के ऊपर एक आ रही हैं। ऐसे बहुत सारी रेखाएं हैं, सब एक के ऊपर एक आ रही हैं। इसमें क्या है, ऐसे कट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका क्या मतलब है कि जब A1/A2 B1/B2 यह दोनों बराबर हो और C1/C2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। जिसके कितने हल मिलेंगे, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं मिलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, असंगत विरोधी। क्या मिलेंगे, असंगत विरोधी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा नोट भी कर लेते हैं। ये क्लियर है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगर ये पता रहेंगे तो MCQs क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ठीक है, MCQs क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, नोट में एक बात और लिख लेते हैं। ठीक है, जब रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसके कितने हल मिलेंगे? इसके हल अद्वितीय हल, या इसी को क्या कहते हैं? एक हल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। जिसके केवल एक हल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेकेंड। जब रेखाएं समपाती, ठीक है, जब रेखाएं समपाती होती हैं रेखाएं समपाती होती हैं, इसका क्या मतलब है? रेखाएं समपाती होती है तो इसके हल कितने? समपाती रेखा मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर एक। समपाती का मतलब क्या? एक के ऊपर एक। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो वह एक के ऊपर एक हो जाती हैं। ठीक है, जब रेखाएं समपाती होती हैं इनके हल कितने मिलेंगे? तो अनेक हल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, जब रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब जब रेखाएं समांतर होती हैं इस तरीके से L समांतर M। जब रेखाएं दो हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इनके कितने हल मिलेंगे? कोई हल नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशन। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनके कोई हल नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि या विधियां इसको कहते हैं। हल करने की विधियां, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की दो विधियां हैं। पहला क्या है? इसको जो सॉल्व करने का नियम है वह दो नियम है, ये दो नियम में बटा है। पहला नियम है आपका आलेखी विधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिक्स मेथड या ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सेकंड क्या है?
बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मतलब हम ग्राफ को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आलेखी विधि से और बीजगणितीय मेथड से। ठीक है, तो देखिए ग्राफिक मेथड तो ग्राफ से सॉल्व करना, तो अभी पीछे ग्राफ से सॉल्व कर ही रहे थे। पीछे जो हम सोल्यूशन कर रहे थे वो सब ग्राफ से ही ना था, अद्वितीय हल, समांतर वाले। इसमें हमको मेन बीजगणितीय को देखना है। तो बीजगणितीय को सॉल्व करने के कई सारे नियम हैं। बीजगणित विधि कई प्रकार की होती हैं। बीजगणित विधि कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे पहला तुलनात्मक विधि। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रतिस्थापन विधि। सेकंड है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि भी इसको कहते हैं। लुप्तीकरण या इसी का नाम क्या है? विलोपन विधि। लुप्तीकरण या इसी का नाम क्या है? विलोपन विधि। चौथा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। फिफ्थ नंबर क्या है? अनुपात निर्माण विधि। ठीक है, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, तो इसमें सारी विधि पे हमको कमांड नहीं करना है, हम प्रतिस्थापन और विलोपन पे ही कर लेंगे, बस उतने से हमारा काम हो जाएगा। तुलनात्मक विधि को बोलते हैं कंपैरेबल मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम किसी वैल्यू को y बराबर चाहे x बराबर में करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमेंट्री मेथड। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वज्र गुणन विधि को क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अनुपात निर्णय विधि को क्या कहते हैं? रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? तुलनात्मक विधि। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन। तो आपको कमांड सिर्फ इन पे करना है, सेकेंड वाले पे और थर्ड, इस पे कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सब के सब सॉल्व हो जाएंगे प्रतिस्थापन पे। तो आपको एक विधि भी कोई अगर अच्छे से आ रही है, एक या दो कोई भी आ रही है, तो आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम प्रतिस्थापन पे दिखा देते हैं, प्रतिस्थापन विधि पे एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। बाकी हम लोग प्रश्नावली में जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
दो मेथड है, पहला आलेखी विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि कई प्रकार की होती है, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन दिए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दो इक्वेशन दिए हैं, तो देखिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को आप ले सकते हैं। मान लिया मैंने फर्स्ट को लिया, तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें चाहे x बराबर आप वैल्यू बनाएं, चाहे y बराबर, किसी एक के बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए x के बराबर बना रहे हैं, तो x के बराबर ही बना लीजिए। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई। ठीक है, ये y प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो x का मान, अब इसका मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, इधर माइनस वाई पहले से इक्वल टू 2, 10 माइनस वाई इक्वल टू 2, 10 माइनस 2y इक्वल टू